यस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैज़गॉन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो मैज़गॉन का शेयर काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ मैज़गॉन ही फोकस में नहीं है। अगर बाकी के डिफेंस स्टॉक्स की बात करें लाइक गार्डन शिप बिल्डर्स की तो वहाँ पर लगभग 19 से 20% की तेज़ी है। भारत डायनेमिक्स की बात करें तो वहाँ पर भी करीब 18% की तेज़ी है। कोचिंग शिपयार्ड में करीब 7.5% की तेज़ी है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को भी देखोगे तो वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी है। तो देखा जाए तो पूरे आज के दिन डिफेंस सेक्टर ही आपको ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह भी है, डिफेंस सेक्टर ऊपर है तो क्या मार्केट के ऊपर जाने की वजह से ऊपर है या कोई अपनी न्यूज़ की वजह से ऊपर है। तो चलिए उस चीज़ को समझ लेते हैं। क्योंकि देखा जाए तो बाकी सेक्टर के मुकाबले सबसे ज़्यादा जो आज के दिन अच्छा परफॉर्मेंस आया है वो डिफेंस सेक्टर का आया है। तो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ भी है जिस वजह से आज के दिन डिफेंस कंपनी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करती हुई दिख रही है। अब देखो दोस्तों न्यूज़ यहाँ पर यह है कि जर्मन लॉ मेकर की तरफ से पास हो चुका है स्पेंडिंग पैकेज। और ये पास कब हुआ है तो ये हुआ है ट्यूसडे यानी कि कल के दिन। इसका मतलब ये है कि स्पेंडिंग पैकेज को जर्मन लॉ मेकर्स ने अप्रूव कर दिया है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि बिलियन ऑफ यूरोस अनलॉक हो जाएंगे इन डेट फाइनेंस के लिए फॉर डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। अब देखो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि पिछले कुछ टाइम से जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से मार्केट डिस्टर्ब थी। अब देखा जाए तो इस बीच में एक चीज़ हमें काफ़ी सुनने को मिला था कि रशिया और अमेरिका के बीच का जो रिलेशन पहले हुआ करता था वो अब काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका है। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यूक्रेन के जो बोल सकते हैं प्रेसिडेंट हैं उनको भी 2-4 बात बोल दिया था। और इससे कहीं ना कहीं जो भी यूरोपियन यूनियन है वो एक्टिव हो चुकी थी। क्योंकि उम्मीद था कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन को पहले जो सपोर्ट किया करता था उसको सपोर्ट अब उतना नहीं करेगा। इसमें अमेरिका का लॉस है, ऐसा यहाँ पर ट्रंप ने बोला था। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों अपडेट चल रही थी कि यूरोपियन यूनियन एक बजट अनाउंस कर सकते हैं डिफेंस सेक्टर का जो कि देखा जाए तो नाटो के मेंबर्स के लिए हेल्पफुल रह सकता है। और अभी वही चीज़ से रिलेटेड अपडेट आई है कि बिलियन ऑफ यूरोज अनलॉक हो चुकी है यानी कि अप्रूव हो चुकी है डेट फाइनेंस के लिए फॉर डिफेंस सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पुटअप होता है, अगर इन देशों में डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के स्पेंडिंग के लिए अगर बिलियन ऑफ यूरोज अप्रूव हुए हैं तो इससे हमारी कंपनी क्यों खुश है। तो देखो दोस्तों अगर हम बात करें इंडियन कंपनीज़ की, अगर इंडियन कंपनीज़ को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो ज़रूरी नहीं है वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको किसी और पे डिपेंडेंट रहना नहीं होता है। अगर हम एचएल की बात करें तो वो जेट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब जेट की मैन्युफैक्चरिंग तो करती है बट जेट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंजन वो एचएल नहीं बनाती है, उसको अमेरिका की कंपनी से इंपोर्ट करना होता है जिसका नाम है जी इंजन्स। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको कि काफ़ी सारी कंपनी एक दूसरे से लिंक होती हैं। मतलब कुछ प्रोडक्ट उनसे ले ली, कुछ प्रोडक्ट उनसे ले ली, मैन्युफैक्चरिंग खुद से कर दी, मेंटेनेंस किसी और से करवा ली। तो अगर डिफेंस सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन सभी देश का अच्छे होते हैं या फिर उसमें स्पेंडिंग ज़्यादा होती है तो अल्टीमेटली हमारी जो कंट्री की कंपनीज़ हैं उसको इससे फ़ायदा हो सकता है। इस वजह से आज के दिन ऐसा परफॉर्मेंस है। और साथ में दोस्तों ये भी नोट करने वाली बात है कि पिछले कुछ टाइम से मैज़गॉन के नंबर्स भी अच्छे हैं। और ये चीज़ हमने डिस्कस भी किया था कि ख़राब मार्केट ज़रूर देखने को मिलता है बट इस मार्केट में जिस कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं कन्विक्शन आप उसमें रखो कि मार्केट के साथ वो रिकवर कर जाएगी। मार्केट में अगर तेज़ी रहेगा तो उन कंपनी में भी तेज़ी दिखेगी जो कंपनी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट नहीं कर पा रही है। बट एट द एंड वो तेज़ी सस्टेन उसी कंपनी का रहेगा जो कंपनी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर चुकी है या फिर बोल सकते हैं रिपोर्ट करने वाली है। तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेबिनार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। सो दोस्तों ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि 23 मार्च को हम एक वेबिनार को कंडक्ट करने वाले हैं जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूं जो कि आपके स्टॉक मार्केट जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। काफ़ी सारे लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेरीज की है, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इनसे जुड़ चुके हैं और जुड़ने के बाद काफ़ी कम सीट हमारे पास अवेलेबल है। तो वेबिनार को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी देखने को मिलेगा। लिंक के थ्रू जाकर व्हाट्सएप आकर अपनी क्वेरीज को आप डाल सकते हैं। वेबिनार के कंप्लीट डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि वेबिनार में हम सिखाने क्या वाले हैं।
तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऐसे खराब मार्केट में अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा, और साथ में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप्स मैं बताऊंगा जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। पास्ट में ये जो सारी सेटअप्स क्रिएट हुई हैं उसके बाद एक अच्छी रिटर्न्स की पॉसिबिलिटीज़ बनी थी और वो रिटर्न्स हमने ग्रैब भी किया था, और इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी हमने पहले भी कंडक्ट किया है वेबिनार के जरिए, और उसका जो फीडबैक रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिमिटेड सीट है, फटाफट जाकर आप वेबिनार को ज्वाइन कर लो। जो भी क्वेरीज है आप व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों टॉपिक पे वापस आते हैं, बात करते हैं वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। पिछले कुछ टाइम में इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अब उस रिटर्न्स के बीच में इस कंपनी के जो नंबर्स हैं वो भी हमें अच्छे देखने को मिले हैं, बट अगर टॉप लेवल से देखोगे तो ये स्टॉक करीब 70% से भी ऊपर डाउन है। अब डाउन का क्या रीज़न है वो हम लोग समझ लेंगे, बट इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये डाउन के बाद स्टॉक यहाँ से वापस से ऊपर जा सकती है। तो इसके लिए कंपनी को अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को बढ़ाना होगा, और इसके लिए ये कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है उस इंडस्ट्री को भी ग्रो करना होगा। अब देखा जाए तो ये कंपनी रिन्यूएबल इंडस्ट्री में काम करती है, और सोलर इंस्टॉलेशन मार्केट की बात करें तो उससे रिलेटेड फॉरेन ब्रोकरेज हाउस की एक्सपेक्टेशन रिलीज हुई है कि FY24 से FY30 तक ये मार्केट का जो ग्रोथ रेट रहेगा वो एनुअली हमें 24% से देखने को मिलेगी। अब अगर ये मार्केट डबल डिजिट से ग्रो करता है तो इस मार्केट की जो टॉप कंपनीज हैं उनके ग्रोथ भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, और जितना ज़्यादा सोलर इंस्टॉलेशन के मार्केट ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा हम उम्मीद कर सकते हैं कि वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकती हैं, अच्छे ऑर्डर्स ले सकती हैं, और इसके बिहाफ पे कंपनी अच्छे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट भी रिपोर्ट कर सकती हैं। अभी पिछले कुछ टाइम में ये कंपनी में जो गिरावट हुई है दोस्तों, गिरावट का वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ये है कि कंपनी का जो वैल्यूशन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया था, और जब वैल्यूशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव किसी कंपनी का होता है तो वहाँ पर एक छोटा सा भी डिसअपॉइंटिंग नंबर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कंसर्न क्रिएट कर देता है, और ये इस कंपनी में देखने को मिला भी। अगर क्वार्टरली रिजल्ट को देखोगे तो एक टाइम पे कंपनी ने Q1Q बेसिस पे 100% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखा दी थी, और इस टाइम कंपनी का वैल्यूशन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था। और उसके बाद अगले क्वार्टर में जो कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया 273 करोड़, ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम था, और यहाँ पर इसका जो पी था वो लगभग 275 का था, लगभग 275 नहीं 250 के आसपास था। और इतने एक्सपेंसिव पी पे अगर कोई कंपनी डिसअपॉइंटिंग नंबर Q1Q बेसिस पे भी रिपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव कंसर्न क्रिएट कर सकता है, बोल सकते हैं इन्वेस्टर्स के मन में, और यहीं से कंपनी में गिरावट की शुरुआत हुई थी। और ये नंबर अगर कंपनी 30 के पी पे, 40 के पी पे या 50 के पी पे रिपोर्ट करती तो कहीं ना कहीं इस नंबर को अच्छा माना जाता, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर भी 100% से ज़्यादा की ग्रोथ थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब वैल्यूएशन सस्ता होता है तो ख़राब नंबर अच्छे लगने लगते हैं महंगे वैल्यूएशन वाले नंबर्स के मुकाबले। अब अगर इस कंपनी के करंट पी की बात करें तो वो पिछले 5 साल के मीडियन पी से भी नीचे है, 3 साल के मीडियन पी से भी नीचे है, और 10 साल के मीडियन पी की बात करें तो उससे भी नीचे है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर देखा जाए तो थोड़ी अट्रैक्टिव तो ये कंपनी ज़रूर दिख रही है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इसके 52 वीक हाई से करंट मार्केट प्राइस के बीच के डिफरेंस का तो वो है 72.4%। अगले क्वार्टर में कंपनी नंबर्स अच्छे दिखा देती है, और मार्केट भी अगर सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं वारी रिन्यूएबल के लिए अच्छी बात हो सकती है। बट जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन इसको मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को जिसका नाम है VBL यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब दोस्तों पिछले कुछ टाइम में एक चीज़ मार्केट में कंसिस्टेंट दिख रही है और वो है तेज़ी, और दूसरी चीज़ VBL में कंसिस्टेंट दिख रही है और वो ये है कि कंपनी से रिलेटेड ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री डे बाय डे हमें सुनने को मिल जा रहा है। पहले जेफरीज की तरफ से सुनने को मिला था, डैम कैपिटल की तरफ से सुनने को मिला था, और अब हमें GM फाइनेंशियल्स की तरफ से सुनने को मिल चुका है। GM फाइनेंशियल्स ने भी सेम चीज़, करेक्शन जो कंपनी में हुआ है वो ओवरडन हो चुका है, और इससे रिलेटेड उन्होंने कुछ पॉजिटिव कमेंट्री की है जिसकी बात हम लोग कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी ब्रोकरेज हाउस टारगेट्स रेटिंग्स देते हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं होता है, बट वो सारी चीज़ें किस बेसिस पे बोल रहे हैं सिर्फ हम उसको देखते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग रीड करेंगे। अब देखो दोस्तों, इंडियन बेवरेजेस मार्केट की बात करें तो एस्टिमेट साइज़ है इसका 2.4 बिलियन केसेस का, और इसमें डुओपॉली चलता है जिसमें एक बड़ा प्लेयर है कोको कोला और दूसरा बड़ा प्लेयर है पेप्सिको, और ये दोनों मिलकर लगभग 80 से लेकर 90% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। अब इसमें तीसरी कंपनी का एंट्री हो चुका है जिसका नाम है कैंपा कोला, और इसको रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ओन करती है, या फिर बोल सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री की है। बट दोस्तों अकॉर्डिंग टू GM फाइनेंशियल्स, कैंपा कोला का जो मार्केट अभी पिछले कुछ टाइम से बढ़ा है, मार्केट शेयर वो सेंसिटिव कंज्यूमर में बढ़ा है, या फिर बोल सकते हैं प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर स्टेट्स में बढ़ा है, जिसमें आपको तमिलनाडु जैसा नाम देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल,
और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो PET बॉटल है उस पर 30 से 40% का डिस्काउंट कैंपा कोला दे रही है, जो कि अगर कंपेयर करें कोको कोला और पेप्सिको से तो काफ़ी कम है। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट शेयर तो कंपनी ने गेन किया है, बट अल्टीमेटली अगर इन सारी चीज़ों के बाद कोको कोला और पेप्सिको भी अपने प्राइस को कट कर देती है और कम कर देती है, 30 नहीं तो चलो 20% या फिर 15%, तो भी मुझे लगता है कि कैंपा कोला को काफ़ी अच्छे बोल सकते हैं कंपटीशन फेस करने को मिलेंगे, क्योंकि कोको कोला और पेप्सिको जो है काफ़ी बड़ा नाम बन चुका है एज़ कम्पेयर टू कैंपा कोला। तो देखो मार्केट शेयर ज़रूर कैंपा कोला ने लिया है पिछले कुछ टाइम में कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में, बट मुझे पर्सनली अभी भी लगता है कि ये जो कैंपा कोला का स्ट्रैटेजी है प्राइस को कट कर ज़्यादा पकड़ बनाना, ये स्ट्रैटेजी उस चीज़ में नहीं आ सकता जहाँ पर लोग एडिक्टेड होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक के मार्केट में। क्योंकि कोको कोला और पेप्सिको की बात करें तो वो शुरू से चलता रहा है, ये कोई टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री तो नहीं है कि आप एडिक्ट कर दोगे और उसके बाद आप चार्जेस लोगे। अगर यहाँ पर आप किसी चीज़ को बेचकर, मतलब खाने वाने चीज़ को बेचकर अगर एडिक्ट करवाते हैं लोगों को सस्ते प्राइस पे, तो उसका जो टेस्ट है वो डिफरेंट होना चाहिए। और पर्सनली मैंने टेस्ट किया है कैंपा कोला को, मुझे उतना खास पसंद नहीं आया था एज़ कम्पेयर टू कोको कोला या फिर पेप्सी की बात करें तो। अब देखते हैं कि आने वाले कल में क्या होती है, बट जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी चीज़ों को तो डिस्कस करना ज़रूरी है, तो इस वजह से उन सारी चीज़ों को हमने जान लिया। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। सो दोस्तों अगली कंपनी बोनस इशू की है, जो कि है 1:2 के रेशियो में। इसका मतलब है कि हर 20 इक्विटी शेयर के बदले ये कंपनी आपको एक शेयर देगी बोनस के तौर पर। नाम क्या है? तो नाम है दोस्तों बीटा ड्रग्स लिमिटेड, यानी कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इसने बोनस की अनाउंसमेंट की है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का शेयर फोकस में तो ज़रूर रहता हुआ दिखेगा। और दोस्तों इन सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन थोड़ा स्टॉक फोकस में भी है, क्योंकि कंपनी ने इससे रिलेटेड रिकॉर्ड डेट की भी अपडेट्स दे दी हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, बट हाँ जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं, तो इस वजह से कोई बाइंग या सेल रिकमेंडेशन इसको मत समझना, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। तो चलिए दोस्तों ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।